देखिए, हम लोग कंपाउंड ऑफ सल्फर पढ़ रहे थे, ग्रुप 16 अभी अपना चल रहा था पी ब्लॉक का। तो कंपाउंड ऑफ सल्फर में हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके थे। एक मिनट, देखिए, तो सल्फर के लिए हम लोग ये पढ़ चुके थे कि सल्फर जो होता है वो 16 इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास कॉन्फ़िगरेशन क्या रखेगा, 1s2, 2s2, 2p6, उसके साथ 3s2 और 3p4। तो लास्टली क्या होता है ना कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो 6 होता है। इस कारण से इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये +6 से लेके -2 तक वैरी करेगा। +6 से -2 तक वैरी करेगा। तो सल्फर अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है +6, और +6 ऑक्सीडेशन के साथ सल्फर जो कंपाउंड बनाता है वो है SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। आपको ये समझना चाहिए कि इस वाले कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है सल्फर का। इस कारण से ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये बहुत जनरल सी बात है। अगर कभी भी आपको कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी उसके खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो SO3 में क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, इसलिए ये SO3 पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है। SO3 में अगर आप देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और इसके साथ में 3 पाई बॉन्ड है, और लोन पेयर नहीं होता है, 0 लोन पेयर ऑन सल्फर एटम। तो होता है क्या है ना कि जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। तो अगर हम लोग सल्फर ट्राईऑक्साइड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं तो विद रिस्पेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, विथ रिस्पेक्ट टू लोन पेयर 0 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कोई बता सकता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ? sp2 सर। sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। और sp2 होने का मतलब क्या हो गया ना कि ये ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री रखेगा। और क्योंकि लोन पेयर है नहीं, इस कारण से यही ज्योमेट्री, यही शेप, ट्राइगोनल प्लानर जो है यही इसका ज्योमेट्री भी है और यही इसका शेप भी है। ठीक है। तो शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होता है इन केस ऑफ SO3, और दोनों क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर है, कोई बता सकता है बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल? सर 120। 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है। जो आंसर दिए बढ़िया, जो नहीं दिए याद रखिएगा। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्राइगोनल प्लानर होगा, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक। आगे, ये था कंपाउंड का इंट्रोडक्शन। इसके आगे क्या है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो कैसे हम SO3 को जनरेट करें, कैसे हम इसको प्रिपेयर करें। ठीक है। उसके लिए ढेर सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में से एक अपने पास है, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरिक सल्फेट। देखिए, फेरिक सल्फेट जो है ना ये काफी हैवी मॉलिक्यूल होता है। इसमें 2 आयरन और 3 सल्फेट है, 2 आयरन और 3 सल्फेट, काफी हैवी मॉलिक्यूल है। सिंपल हीट करने पे क्या होता है कि ये कुछ अपना एक्स्ट्रा पार्ट रिलीज कर देता है, और सल्फेट जो है SO4 ये कन्वर्ट हो जाता है SO3 में। रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया मेरे पास, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। जस्ट आप इसको कह सकते हैं कि ये एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा है। अच्छा, अभी कोई ज्वाइन किए हैं 11? नहीं, चलिए बढ़िया। ठीक है, देखिए
ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड अपने पास कॉमर्शियल मेथड। किसी को याद है कॉमर्शियल मेथड का मतलब क्या होता है? प्योरिटी ज्यादा चाहिए या क्वांटिटी ज्यादा चाहिए? सर क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। क्वांटिटी ज्यादा चाहिए इसको। कॉमर्शियल मेथड को हमेशा क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, इसको प्योरिटी से उतना ज्यादा मतलब नहीं होता। ठीक है, तो क्या बोला गया कि अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एयर में मिल जाएगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि SO3 जो है ये मेन कंपोनेंट है H2SO4 के लिए। SO3 अपने लिए डायरेक्टली किसी काम का नहीं, मगर H2SO4 अपने लिए डायरेक्टली बहुत काम का होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक पॉल्यूटिंग एजेंट है, यानी वो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो होता क्या है कि कोई भी एक फैक्ट्री है, अगर बाय द वे फैक्ट्री या मशीन कुछ भी, वहां से अगर SO2 निकल रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है SO3 में, और फिर उसके बाद इसको जब H2O के साथ रिएक्शन कराया जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO4। तो जो पॉल्यूटिंग एजेंट SO2 है, ये कन्वर्ट हो गया अपने पास कुछ यूजेबल पार्ट में, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये यूजफुल होता है, मगर ध्यान रखिएगा ये जो होता है ये हार्मफुल होता है। तो फैक्ट्रीज जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली अगर कुछ बना रही है और उससे अगर SO2 निकल रहा है किसी कारण से, अगर SO2 निकल रहा है फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज क्या करती है कि इसको रिसाइकल कर देती है, रिसाइकल करके इसको कन्वर्ट कर देती है H2SO4 में। क्योंकि आप देख रहे हैं बीच वाला चीज फ्री में मिलता है, बीच वाला चीज फ्री में मिलता है, कन्वर्ट कर दिया। अब जिस प्रोसेस में SO2 निकला था वो वाला कंपाउंड भी उसका सोल्ड हो गया, ठीक है, उसको भी सेल कर सकता है। और जब वो H2SO4 बना लिया, इसको भी वो सेल कर सकता है। तो कॉमर्शियली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रिसाइकल कर लेने के बाद उसके लिए वो काफी बेनिफिशियल हो जाता है। इसलिए लगभग जितने भी फैक्ट्रीज या मशीन से SO2 निकलता है, उसको ऑक्सीडाइज करके SO3, उसको फिर वाटर से रिएक्शन करा के H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको सेल कर दिया जाता है। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट का इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आप फैक्ट्री चलाइए मगर पोल्यूशन नहीं करना है, तो उन सब चीज से भी बच जाता है और एक्स्ट्रा पैसा भी आता है। ठीक है, आगे क्या लिखा? SO2 and O2 are first dried and passing through concentrated H2SO4 and then passed over heated 400 degree centigrade platinized asbestos contained in a hard glass tube। ये सिंपल यही बात है कि SO3 बनाते कैसे। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये SO3 बनाने के लिए प्रोसेस आपके सामने रख दिया है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है SO3 का? कहीं पे कुछ डाउट होगा रोक के पूछ लीजिएगा। ठीक है, माइक ऑन कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके लिए? SO3 के लिए। बेसिकली ये तीन पार्ट में, अल्फा, बीटा और गामा। जैसे नहीं सल्फर का 3 एलोट्रोप था, अल्फा, बीटा, गामा, सल्फर, एग्जैक्टली वैसे SO3 का भी 3 फॉर्म है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ठीक है, अच्छा, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड SO3 इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या हो जाता है ना कि वो एक रेगुलर पैटर्न नहीं फॉलो करता, इस कारण से उसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं हो पाता। ठीक है, जब भी कहीं भी बोलेगा ना कॉम्प्लेक्स, मतलब वो एक रेगुलर पैटर्न नहीं फॉलो करता। जैसे हम SO3 कैसे देखते हैं, इस टाइप से देखते हैं, ट्राइगोनल प्लानर देखते हैं, हर बार जानते हैं SO3 गैसियस फॉर्म में ऐसा ही होगा, मगर सॉलिड फॉर्म में क्या होता है ना, ये थोड़ा अजीब टाइप का हो जाता है। आप यही सोचिए ना कि ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ गया तो रिपल्सन होगा, कभी उसका रोटेशन होगा। तो जैसे नहीं कोई चीज फेंक देते हैं हम लोग तो कैसे बेतरतीब ढंग से वो है ना बिखरा हुआ रहता है, एग्जैक्टली वैसे। और कोई रेगुलर पैटर्न ना होने के कारण कहा जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे, इट पॉजेस साइक्लिक ट्राइमर अल्फा फॉर्म में। ठीक है, साइक्लिक ट्राइमर बनाता है, साइक्लिक ट्राइमर बनाता है। ठीक है, अल्फा फॉर्म में। और उसके बाद क्या है, मतलब कि 3 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ा रहता है। ये कौन से फॉर्म में रहेगा? S3O9 के फॉर्म में रहेगा। ये हो गया ट्राइमर।
मोनोमर मतलब एक मॉलिक्यूल, डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल, ट्राइमर मतलब 3 मॉलिक्यूल एक साथ, तो वो S3O9 के फॉर्म में रहता है। अल्फा फॉर्म का तो ये हो गया, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। बीटा और गामा फॉर्म, देखिए बीटा है ना, बहुत आराम से ध्यान से अगर आप देखें ना, तो ये बॉन्ड जो खाली है ये आगे और प्रोसीड करेगा, ये बॉन्ड जो खाली है ये आगे और प्रोसीड करेगा, यानी कि लॉन्ग चेन सीट टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, लॉन्ग चेन सीट टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। गामा, गामा देखिए अपने आप में एक SO3 आपको दिखेगा अभी, एक और SO3 और एक और SO3, 3 मॉलिक्यूल आपको दिखा, ये एक साथ कलेक्टेड है। फिर से वही S3O9 इसका भी फॉर्मूला होगा, मगर इसके लिए आप फॉर्मूला नहीं कह सकते। कारण क्या है, अभी तक ये चेन ओपन है तो आगे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, लाइक पॉलीमर, ये पॉलीमर की तरह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखें, स्ट्रक्चर्स, केमिकल रिएक्शन। SO3 अगर H2SO4 में डिसॉल्व हुआ तो ये क्या बना के दे दिया, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ओलियम, ठीक है, H2S2O7, H2S2O7 ये बना के दे देता है। H2S2O7 अगर आप देखें, सल्फर सल्फर, ठीक है, एक OH इसके पास, एक OH इसके पास, हो गया। फिर 5 बच गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गया। उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड O, 4 हो गया, ये 5, और उसके बाद डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। एक बार आप देख लें फॉर्मूला, H2 है, S2 है, और ऑक्सीजन काउंट कीजिए, आपका 7 हो रहा होगा, काउंट कर लिए, 7 हो रहा। इसमें आपको ये पता चलेगा कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट विल बी 6, ठीक है, 6। इसके साथ एक एक पेरोक्साइड, पेरोक्साइड है कि नहीं इसमें, क्या पेरोक्साइड इसमें है? कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है इस मॉलिक्यूल में, ऐसा ऐसा? मैं नो पूछ सर, कोई आवाज नहीं आ पेरोक्साइड रही है? लिंकेज नहीं है सर, पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है सर। नहीं है, यानी पेरोक्साइड नहीं है। एक मिनट रुकिएगा बस, डबल बॉन्ड बनेगा ना। पता नहीं उधर से हमको लग रहा है शायद उधर से आवाज नहीं आ रहा है, हम ये वाला भी रख लेते हैं। 2 बॉन्ड बनता है, वो नहीं है ना यहाँ पर। इसमें कोई पेरोक्साइड नहीं है, हमको बीच में क्या लगा कि पेरोक्साइड है, मगर एक्चुअल में यहाँ पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड होने का मतलब है O और O सिंगली बॉन्डेड होगा, ठीक है, तो यहाँ पेरोक्साइड नहीं। चलिए ये पेरोक्साइड नहीं, ये वाला एक ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल। क्या आपको ये पता है जितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, क्या आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। आदित्य फिर से एक बार। यस सर, आ रहा है आवाज। हाँ ठीक है, देखिए जितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा एग्जैक्टली उतना ही किसी भी एसिड का बेसिसिटी होता है, यानी कि अगर आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो कितना H+ निकालेगा, 2H+ निकालेगा। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शन दोनों जगह पे, ठीक है, दोनों जगह पे आप इसके लिए पढ़े होंगे, और आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़े हैं। नॉर्मेलिटी में एक्स फैक्टर पढ़े हैं क्या? यस सर। यस सर। तो एक्स फैक्टर H2S2O7 का कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास नहीं यार,
मोलर मास बाय एन फैक्टर। एकदम से मोलर मास बाई एन फैक्टर, एक्स फैक्टर, चार्ज, तीनों में से कुछ भी। तो ओलियम के लिए कितना हो जाएगा, मोलर मास बाई 2। ठीक है। दूसरा, केमिकल रिएक्शन में जब SO3 HBr के साथ रिएक्शन करता है तो H2O बनाया, Br2 बनाया, SO2। बताइए तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हो गया, ट्राई कर लीजिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है हाँ सर, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और ब्रोमीन का, इसका भी सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका भी सर। ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, सल्फर का रिडक्शन। सल्फर का रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन सर। हुआ। रिडक्शन हो रहा है। तो सल्फर का रिडक्शन हो रहा है मतलब SO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। नहीं, यस सर, दूसरे को हाँ, ऑक्सीडाइज करता है, यस सर। दूसरे को हाँ ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद खुद रिड्यूस। रिड्यूस हो गया खुद। हाँ सर। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे आपको दिखा। अब मेन यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है ना, कि आप एक बार देखिए एसिड और ये भी एसिड, मगर नेचर थोड़ा अलग अलग। कारण क्या है, कारण है इसका अनायनिक पार्ट, कारण है इसका अनायनिक पार्ट। अनायनिक पार्ट बिल्कुल उन्हीं एटम्स को कंटेन कर रहा है जो सल्फर ट्राइऑक्साइड में, मगर यहाँ एनायनिक पार्ट का नेचर डिफरेंट है। इस कारण से आपको डिफरेंट टाइप का कंपाउंड्स दिख रहा है। एक बार फिर ध्यान से देखिएगा इस बात को, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या सही बोले फर्स्ट वाला? यस सर। दो हाँ डिफरेंट सर। कंपाउंड आपस में कंबाइंड होके और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सर नीचे वाला तो डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन नहीं कह सकते उसको, डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन नहीं, हाँ ये कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हाँ कह सकते हैं। ठीक है, सर। बोलिए। अच्छा हाँ, डिकम्पोजिशन तो नहीं होगा ना, क्योंकि दो अलग अलग सर कंपाउंड्स ऐड हो रहे हैं, उसके बाद वो फिर अलग अलग है। हाँ, ठीक है सर, समझा। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है ना, हाँ सर। तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन में आप ले सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, मगर उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, सेकंड को नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट को कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो नेचर सिमिलर रहेगा तो कॉम्बिनेशन होगा, नेचर डिफरेंट हो गया सिंपल रिएक्शन विदाउट एनी टैग। ठीक है, कुछ नहीं डालना उसमें। आगे, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, यानी सल्फर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेन करके, ऑक्सी के लिए ऑक्सीजन, एसिड के लिए हाइड्रोजन, इन दोनों को कंटेन करके कितने एसिड का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहला सल्फ्यूरस H2SO3, देखिए कितना इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2। तो आप कह सकते हैं बेसिसिटी कितना होगा, सर 2। 2। इसका बेसिसिटी 2, एग्जैक्टली जितना OH उतना ही उसका बेसिसिटी। स्ट्रक्चर तो यहाँ सामने है, खैर कोई बता सकता है इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2। sp2 वो ट्राइगोनल प्लानर ही होगा। ठीक है, चलिए बी नंबर, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। डिस्प्यूट है, कभी कभार हम इसको ऐसे दिखा दें तो भी ये गलत नहीं है, मगर क्या होता है कि ये उतना स्टेबल नहीं है, ये उतना स्टेबल नहीं है। एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर ये लेफ्ट वाला, इसमें से जो प्रेफर्ड है ना, ये लेफ्ट वाला प्रेफर्ड है, ये प्रेफर्ड है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन कितना, इसमें फर्स्ट वाले 6, 6 और यस। राइट वाले में 4।
जितना जितना बॉन्ड बना है ना, बस एग्जैक्टली उतना ही ऑक्सीडेशन, उसमें ज्यादा नहीं सोचना। अगर डेटिव बॉन्ड भी बनाया तो वो एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 डेटिव है यानी 2 सिग्मा, एक लेफ्ट का एक राइट का, 4 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 4। और इसमें क्योंकि 6 बॉन्ड बनाया इसलिए ऑक्सीडेशन कितना, 6। प्रेफर्ड कौन होता है, ये। कारण है कि H2SO4 जो है ना रिएक्टिव ज्यादा होता है, तो ये सल्फ्यूरस में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी रखता है, और उसके बाद देखिए नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा। तो H2SO4 बिहेव्स लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, चलो अगला, लेट चैम्बर प्रोसेस। तो सल्फर को सिंपल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं, SO2 बन गया। अगर FeS2 यानी कि ये क्या है, ये क्या है, ये कंपाउंड है कि और है, सर और है। और है। इसका ऑक्सीडेशन किए हैं तो Fe2O3 बन गया, और उसके बाद अगर हम इसको देखें तो SO2 निकाल रहा है। चलिए रहने दीजिए, 1 मिनट, अभी ये डिस्कशन का प्लेस है, बाकी सब सिंपल सिंपल। जब ये Fe2O3 बन जाता है, अगर इसको हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस कर दिया जाए ना, तो आयरन अलग हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। क्या आपको यहां से यहां तक में मेटल का एक्सट्रैक्शन दिखा फ्रॉम इट्स ओर? यस सर। मेटलर्जी आपका एक चैप्टर है, उसमें आपको यही सब पढ़ना है। कंटिन्यूड ऐसा ही रिएक्शंस आपको मिलेगा। तो पहले क्या करते हैं, FeS को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, सल्फर और आयरन दोनों ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद जो फेरिक ऑक्साइड है, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है, Fe प्रोवाइड कर देता है और H2O प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, एक और चीज, क्या आप इसको पहचानते हैं, Fe3O4? फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, सॉरी। नहीं, और कुछ विशाल, थोड़ा और ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ये फेरिक है, फेरिक फेरस ऑक्साइड। ये फेरिक है, ये फेरस है, और दोनों का जो मिक्सचर होता है वो है Fe3O4। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें ना आयरन का, फ्रैक्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, 8/3 एक आयरन का। इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन चेक करेंगे +2, इसमें ऑक्सीडेशन चेक करेंगे +3। तो रेडॉक्स में आपको बताया जाता है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, उस समय ये कंपाउंड सामने रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला SO2 अगर NO2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3 में और NO गैस निकल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, फिर SO3 अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता, आपको स्टार्टिंग में बताए थे, H2SO4 बना। ठीक है, ये हम लोग भी ऊपर में देखे थे, SO2 निकला, फिर उसका ऑक्सीडेशन हुआ, SO3 बना, फिर उसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करें हम लोग तो H2SO4 बन गया, H2SO4 बन गया था। ठीक है, ये वही वाला रिएक्शन कंटिन्यूड है। यस। चलो आगे देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड NO produced takes oxygen from air and get converted back to nitrogen dioxide। इसी रिएक्शन के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, हम थोड़ा ऊपर करें इसको, हमको ऊपर वाला भी अब देखना है। देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये रिएक्शन NO2 जो है वो क्या दिया था, NO, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, ये क्या फिर वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट। ठीक है,
बस वही रिएक्शन नीचे में दिया है, नोट है। अच्छा, आगे ये बोला गया, it is seen that in the presence of an insufficient quantity of steam or water spray lead chamber crystal, the composition SHSO4। देखिए ये क्या है वो हम आपको बताएं। जैसे H2SO4 होता है, ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कर रहा है, S, तो ये SHSO4 बना रहा है, ठीक है, ऐसा। आगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में चल रहा है। SO2 है, S प्लस O2 गिव्स SO2, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे शायद, लगभग हो ही गया था, ये फिर से रिपीटेड। अच्छा देखिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बार बार बोल रहा है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए जैसे ना कि हम लोग H2SO4 को क्या किए, फर्स्ट पे हम लोग या फिर किसी कंटेनर में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बिछा दिए, उसको स्प्रेड कर दिए, और इसके ऊपर से जब SO2 जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3 में कन्वर्ट होता है, और फिर कांटेक्ट में आने के बाद ये ओलियम प्रोवाइड करता है H2S2O7। जस्ट ये सरफेस फेनोमेना है। सरफेस केमिस्ट्री आप लोग का नहीं हुआ है ना अभी तक, सरफेस केमिस्ट्री में आप ये पढ़ेंगे, ये सरफेस फेनोमेना है, वहां पे भी ये एक बार आता है, वापस आता है, ठीक है। सेकंड, if bottle of H2SO4 is open, it has absorbed unlimited amount of moisture and H2SO4 overflows to concentrated H2SO4 is deliquescent liquid which is highly viscous and has high density। जस्ट क्या कर रहा है कि बॉटल को ओपन कर दिया तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और H2SO4 जो है वो और ज्यादा फर्दर कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके और फर्दर कंसंट्रेटेड होता है, और कंसंट्रेटेड होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि H2SO4 कैसा, विस्कस और हाईली डेंसाइल लिक्विड होता है। मधु जानते हैं, मधु कभी खाए, हनी हनी हनी, हाँ सर हमेशा। बस ये वैसा ही है, वैसा ही होता है, मगर ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, और अगर कहीं आपको दिखा बहुत दिन से खुला हुआ है तब जाके आपको ये हल्का येलो कलर का दिखेगा, और वो हल्का येलो कलर किसके कारण आता है, सल्फर के कारण, ठीक है, सल्फर के कारण। नेक्स्ट अपने पास थर्ड नंबर, when H2SO4 is done dilute by adding water, reaction being highly exothermic, so temperature increases to 120 degrees centigrade. Thus along with water vapor, the energy released when concentrated H2SO4 is contacted with skin causing burning, ठीक है। क्या हुआ कि हम लोग के स्किन के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स, पसीना, उसमें अगर H2SO4 आके एक दो बूंद गिर गया स्किन पे तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगा, और एक्सोथर्मिक होने के कारण स्किन क्या होता है, बर्न हो जाता है। ये स्टार्टिंग में भी बताए थे आपको हम H2SO4 से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेटेड H2SO4 पे ग्लूकोज डाल दिए, वो क्या बना के दे दिया, चारकोल, चारकोल, ठीक है, कार्बन निकाल दिया, वो सुगर चारकोल की तरह होता है, H2O निकल गया। हम आपको सिंपल चीज बता रहे हैं, अगर कभी आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 मिल जाए, अगर, बहुत संभल के यूज करना है, जो सुगर होता है ना, सुगर क्रिस्टल, आप इसके ऊपर एक दो बूंद डाल दे, बस चुपचाप बैठ के देखते रहिए, धीरे धीरे उसमें से है ना धुआं निकलना स्टार्ट होगा, और वो ब्राउन होगा, ब्राउन होने के बाद वो थोड़ा ब्लैक हो जाए, ब्राउन होने के बाद वो थोड़ा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। जो ब्लैक पार्ट मिला वो चारकोल होता है। आप उसको एक जगह कलेक्ट कर लें और एक बार उसको जलाने का कोशिश कीजिए, सूख जाने के बाद
देखिए कितना अच्छा जलेगा और उसमें से धुआं भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा एक चारकोल की तरह बिहेव करता है। अच्छा आगे, द व्हाइट शुगर चेंजेस टू ब्लैक। हाँ ये वही बात जो बताया। चलिए ये हो गया ब्लैक। ब्लैकनिंग ऑफ शुगर, दिस इज द कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ H2SO4। मतलब बता रहा है कि हाँ आपके हाथ में जो लिक्विड है वो H2SO4। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन ऑफ H2SO4। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन काफी स्ट्रांगली करता है। ठीक है, ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, कारण है इसके साथ एक्सोथर्मिक होगा तो अपना एनर्जी रिलीज करेगा तो खुद क्या होगा, स्टेबल होगा। अपना एनर्जी रिलीज कर दिया तो ये खुद क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद, यूज फॉर ड्राइंग ऑल गैसेस एक्सेप्ट अमोनिया। अमोनिया एक्चुअल में बेसिक नेचर रखता है ना, इसलिए अगर H2SO4 के साथ डालेंगे तो रिएक्शन थोड़ा बदल जाएगा। बाकी अगर कोई भी गैसियस पार्ट है तो गैसियस पार्टिकल है, आप थोड़ा सा यहाँ पे H2SO4 डाल दें, ये क्या करेगा, इसमें से H2O को अपनी तरफ खींच लेगा और ऊपर में जो गैस बच गया वो ड्राई गैस बच जाएगा प्योर फॉर्म में विदाउट एनी मॉइस्चर। ठीक है, तो उस जगह पे इसको यूज करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। मान ले रहे हैं किसी जगह पे अगर मॉइस्चर के कारण कुछ खराबी हो रहा है तो उस जगह पे H2SO4 को डाल दिया जाता है, ये मॉइस्चर खींच लेगा और उसके बाद जो पूरा का पूरा सरफेस है या जो भी कंटेनर है वो मॉइस्चर फ्री हो जाए। आप लोग कभी लेदर का शूज या सैंडल खरीदते हैं तो उसके डब्बे में एक छोटा सा व्हाइट कलर का पाउच देखे रखा हुआ यस रहता है, सर, यस सर। वो पता है Yes, क्या, sir. वो सिलिका जेल है। सिलिका हाँ जेल। सर, उस पे लिखा रहता है। हाँ सिलिका जेल, उसके अंदर छोटा छोटा गोली टाइप का रहता है साबुदाना की तरह। ठीक है, हाँ सर। वो सिलिका जेल, वो मॉइस्चर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। कारण है कि अगर मॉइस्चर रहेगा तो लेदर का कोई भी अगर आपका शूज है सैंडल है वो खराब हो जाए, इसलिए एक छोटा सा पैकेट सिलिका जेल का डाल दिया जाता है। हम खुद करते हैं। आप लोग को जो प्रिंटेड पेपर मिलता है ना, बरसात के मौसम में अगर वो प्रिंटर के अंदर लगा हुआ रह जाए एक दिन तो वो पूरा का पूरा है ना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर प्रिंटिंग ठीक से हो नहीं पाता है, मशीन में बार बार पेपर फंसता है। तो हम क्या करते हैं, बरसात में हम सिलिका जेल मंगाते हैं और हर एक प्रिंटर के अंदर 3-4 ऐसे करके डाल देते हैं। अब जो है ना पेपर लगा हुआ भी रहता है तो वो मॉइस्चराइज नहीं होता है क्योंकि मॉइस्चर चला जाता है सिलिका जेल में और फिर उसके बाद मेरा पेपर फंसता नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री से सीखे हैं और कोई नहीं सिखाया। ठीक है, तो केमिस्ट्री काफी काम का भी चीज होता है, सबसे ज्यादा काम तो तब देता है जब तबीयत खराब होता है। ठीक है, देखिए अगला, ये कौन है, शुगर। और शुगर को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या प्रोवाइड कर दिया, चारकोल और वाटर रिलीज कर दिया। ऑलरेडी देख चुके हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं। ये क्या है, ऑक्सैलिक, जानते हैं ना इसको? कार्बोक्सिलिक ना। ना खाली ऑक्सैलिक एसिड। खाली ऑक्सैलिक हाँ एसिड। हाँ केवल ऑक्सैलिक एसिड। जब इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया गया, मोनोऑक्साइड निकला, डाइऑक्साइड निकला और वाटर निकल गया। मोनोऑक्साइड निकलने का मतलब थोड़ा गंदा टाइप का धुआं निकल गया। ठीक है, हाँ सर। वो मोनोऑक्साइड होता है एक्चुअली, ये हार्मफुल होता है, मोनोऑक्साइड सर हार्मफुल ये होता भी है। सर ये भी SO2 की तरह ही हार्मफुल होता है ना, हाँ ये भी। मोनोऑक्साइड। आप हम लोग जब कभी भी ना गाड़ी का पोल्यूशन का पेपर बनाते हैं, जानते हैं ना, वो 50 रुपए में बनता है। हाँ सर। हाँ, तो उसमें देखिएगा मेजरमेंट केवल मोनोऑक्साइड का और SO2 का ही लिखा रहता है और किसी का नहीं लिखा रहता है। कारण है कि यही दोनों है जो थोड़ा सा खराबी कर देता है। तो एक SO2 और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी आ रहा है ना, दीपावली आ रहा है, दीपावली में देखिएगा दिल्ली का जब दिखाएगा पोल्यूशन, उस समय मेजरमेंट आपको PPM में दिखाएगा, एक मोनोऑक्साइड का दिखाएगा और एक सल्फर डाइऑक्साइड का दिखाएगा, यही दो का मेजरमेंट ही करता है। ठीक है, देखिएगा ना दीपावली के दूसरे दिन बस न्यूज चैनल में लगा के रखिएगा, खाली वही देते रहेगा, दिल्ली पोल्यूटेड यही करता है। सर तो पटाखा में ये दोनों निकलता है। हाँ
निकलता तो है, समझे आदित्य। ये आगे क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ रिएक्शन किया, डीडीटी बना दिया। डीडीटी जानते कहाँ यूज होता है? फ्रिज वगैरह में? डीडीटी नहीं नहीं नहीं। सॉरी, तो फ्लोरोन होता है। डिसइंफेक्टेंट की तरह काम होता है, अच्छा हाँ, हाँ डिसइंफेक्टेंट। वही। डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है वो। हाँ डीडीटी। चलिए ठीक। एक्शन विथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये कंपाउंड आपको मिलेगा K4FeCN6। एक्चुअल में पूरा ऐसे होता है, इसका मीनिंग होता है, काफी स्ट्रॉन्ग मीनिंग होता है, ठीक है। K4FeCN6 H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है H2O के प्रेजेंस में, ये बना के दे दिया K2SO4 FeSO4 NH4 और मोनोक्साइड निकाल दिया। क्या आपको ये दिखा? 3 सल्फेट बना, यस Yes. सर। ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम भी सल्फेट बनाता है, आयरन भी सल्फेट बनाता है, नाइट्रोजन भी सल्फेट बनाता है। ले दे के बच गया कौन? कार्बन। कार्बन केवल यहाँ पे मोनोक्साइड बनाता है, ठीक है। अगर आप और ध्यान से देखें इसमें तो आपको एक बात पता चलेगा, पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आयरन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मगर जब हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज रिएक्शन करता है और अपना सल्फेट बनाता है। तो जब कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ अगर वाटर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये हर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट का सल्फेट बनाएगा और कार्बन का केवल क्या बनाएगा? मोनोक्साइड बनाएगा, ठीक है। यूजेस, इट इज रिगार्डेड एज किंग ऑफ केमिकल, सब कोई जानता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव TNT, गन कॉटन एटसेट्रा में। सर गन कॉटन क्या होता है? वो जो पाउडर नहीं रहता है, वो बस वही पाउडर, ठीक है, उसी को कॉटन कहते हैं। और एटसेट्रा में और तो हम खैर कुछ नहीं बता सकते, ऐसे जनरल तौर पे H2SO4 आपको ये पता होना चाहिए, ये तो केवल और केवल है ना बम पड़ाका फोड़ रहा है। घर में जो बैटरी यूज होता है उसमें भी जो एसिड रहता है वो H2SO4 या HNO3 रहता है, वो डिपेंड कर जाता है। HNO3 या H2SO4 रह जाता है, जिसका दाम कम रहता है वो डाल देता है, ठीक है। मेनली वहां पे यूज होता है, उन सब जगह पे ये यूज होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा TNT जानते हैं? TNT फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म नहीं, क्या काम करता है? सर वो मूवीज में देखे थे सर, वो लाल लाल बम पे TNT लिखा रहता है। हाँ, ये एक्चुअल में क्या होता है ना कि जैसे माइनिंग होता है ना, माइनिंग, तो हाँ माइनिंग सर, होता हाँ है सर। तो Yes, उसमें sir. ड्रिल करके होल करता है, इसके अंदर डालता है, ब्लास्ट करता है, तो ये सब थोड़ा सा ढीला हो जाता है जमीन। और हाँ जमीन जब ढीला हो जाता है उसके बाद इसको क्या करता है? एक्सकेवेटर से बाहर निकालता है और तब जाके फिर है ना माइनिंग प्रोसेस हो पाता है, ठीक है। खास करके मेरे घर के बगल में भी है, कोयला निकालता रहता है यहाँ से, ठीक है। ब्लास्टिंग होता है हमेशा दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, एकदम ब्लास्टिंग का टाइम, बूम से आवाज करता है। तो उस जगह पे ये यूज होता है। और बाकी आप समझ गए, अब फूटने वाला चीज है तो कोई कोई मिसयूज भी करता है, बहुत जगह मिसयूज होता है इसका, ठीक है। आगे, एज अ पिकलिंग एजेंट, pickling is an industrial process for removing layer of basic oxide from metals like Fe or Co, ठीक है, before electroplating, galvanizing and soldering। जैसे कि आप आयरन लेके आए और इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ऑक्साइड्स वगैरह जम गया, अब अगर आप चाहते हैं कि हम आयरन का रिएक्शन कराएं तो आपको ये ऑक्साइड रिमूव करना पड़ेगा, और उसके रिमूवल में कौन काम करता है? H2SO4 काम करता है। H2SO4 उसके रिमूवल में काम करता है।
आप वैसे ये भी जानते होंगे, जो ऑर्नामेंट्स होता है, गोल्ड है, सिल्वर है, यस, उसको उसमें जब दिया HNO3। जाता है सुनार के पास, तो वो हाँ चमका देता है, उसको साफ करके दे देता है। यस सर, यस यस सर, सर। HNO3 में डाल देते हैं वो लोग। हाँ, हाँ एसिड से ही उसको साफ किया जाता है। दूसरा, अगर घर में टाइल्स या मार्बल है, अगर वो भी गंदा हो गया, उसको भी एसिड से साफ किया जाता है। ठीक है, उन सब जगह पे एसिड जो है वो बाहर का जो अनवांटेड लेयर है ना, उसको हटाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो क्लीनिंग एजेंट की तरह भी इसको काम में लाते हैं। ठीक है, अब H2SO4 बेसिकली आदमी नहीं यूज में लाता है, मगर ला सकते हैं। ठीक है, ला सकते हैं, नाम के साथ लगा है ना, किंग। चलिए 16 खत्म, आ गए हम लोग 17 में। ठीक है, 17 हैलोजन फैमिली। देखिए हैलोजन्स जो है, स्टार्ट ही है, सब कोई जान रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, तो ये जो है 80, इसको यूज नहीं किया जाता है, लगभग ना के बराबर। कारण क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है, सम पॉजिटिव कैरेक्टर इसके पास होता है, और थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर होने के कारण इसको लगभग हम लोग हैलोजन फैमिली से बाहर ही रखते हैं। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, सबका देखिए लास्ट में P5, 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 P5। जब हम लोग ग्रुप डिसीजन करते हैं तो P ब्लॉक के लिए क्या होता है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P ऑर्बिटल, ये होता है। तो अगर हम लोग देखें तो हैलोजन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन इन P ऑर्बिटल, तो वहां से निकल के आता है कि ये 17th ग्रुप का एलिमेंट होता है। ठीक है, 17th ग्रुप का एलिमेंट होता है। बाकी आप इसके बारे में जान रहे हैं कि हैलोजन्स क्या करता है, X जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और क्योंकि P5 है तो 6 करने के लिए बस इसको एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, बस एक इलेक्ट्रॉन। वो लेना इसके लिए आसान होता है, इसलिए इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो जनरल तौर पे इसका -1 होता है, मगर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज होगा, दैट रेंज इज फ्रॉम +7 टू -1। क्या ये +7 शो करता है? बिल्कुल। आपको एक कंपाउंड बता रहे हैं, IF7। सोच के बताइए तो, आयोडीन का ऑक्सीडेशन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन कोई नहीं, +7 सर। +7। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में ना फ्लोरीन का फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स होता है मतलब उसको कोई हटा ही नहीं सकता, वो कभी चेंज ही नहीं करता। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन थोड़ा सा चेंज करेगा, +1 -1। फ्लोरीन कभी नहीं चेंज करता, एकदम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, याद रखिएगा, इज फिक्स्ड, कभी ये चेंज नहीं होता है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -1 ऑलवेज, ऑलवेज। तो ये -1 का -7 शो किया, तो ये शो कर रहा है +7। इसको कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, चलिए आगे और मिलेगा अभी। जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला स्टेट और नेचर, तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन जो होता है वो थोड़ा ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है, आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड? थोड़ा लो डेंसाइल सॉलिड होता है। कभी आयोडीन देखे हैं, मौका मिला है? मतलब ना, कुछ नहीं बोले मतलब नहीं। क्या आपके नमक में आयोडीन है? वो सर। अरे है, टाटा सॉल्ट में होता है। ठीक है, टाटा सॉल्ट जो है ना, इसको लीजिएगा, वो वाला जो एकदम पाउडर टाइप आता है वो नहीं, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता है, चीनी टाइप का रहता है, मतलब उतना मोटा भी नहीं, थोड़ा पतला। उसमें आपको एक व्हाइट दिखेगा और एक ट्रांसपेरेंट दिखेगा। जो छोटा सा ट्रांसपेरेंट पार्ट दिखेगा ना, उसको ऐसे पकड़ के और दबाइएगा, जो अगर टूट गया
वो आयोडीन था। जो अगर नहीं टूट रहा है वो नमक ही है, समझ गए। वहां से अब समझ लीजिए आपको कितना नमक है ना छानना पड़ेगा। पूरे 1 kg में लगभग शायद 1 ग्राम या ½ ग्राम आयोडीन होता है, ठीक है, सफिशिएंट। तो इतना, क्या आपके नमक में आयोडीन है? हाँ, ठीक है, चेक करने का केवल दे दीजिए। और सर अगर सरकारी वाला में सबसे ज्यादा होता है ना? किसमें? सरकारी वाला नमक जो होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है क्या? बोलता तो है ज्यादा नहीं होता है सबसे। देखिए ज्यादा डाल देगा ना तो खराबी कर जाएगा, क्योंकि आपके पेट में तो ये तो है ही, है ना, और आपके पेट में ये भी है। अगर कहीं कुछ हुआ तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? समझे। इसीलिए ज्यादा अमाउंट कभी नहीं होता है। आप कभी कैप्सूल खाएं? कैप्सूल, अरे दवा किस वाला चीज का? कैप्सूल, हाँ दवा वाला, हाँ सर। सर खाए। उसको कभी ना कभी तो खोल के देखे होंगे। इतने हाँ सर। हाँ सर इसमें छोटा छोटा गोली होता है उसके अंदर, छोटा छोटा। सर यस बजता है सर। कभी कभी। हाँ बचता है, वही छोटा छोटा गोली रहता है। आप उसको अगर एक गोली जबान पे रख लीजिएगा ना, जीभ पे, तो इतना तीखा लगेगा ना, लगेगा वॉमिटिंग हो जाएगा। उसी चीज को बचाने के लिए क्या करता है कि उसको है ना सेल के अंदर डाल देता है, जो कैप्सूल का सेल होता है बाहर वाला, ठीक है, आउटर सेल, उसमें कि वो अंदर जाएगा तो जीभ तो क्रॉस कर चुका है। अब उसके बाद पेट में टेस्ट थोड़ी पता चलेगा, काम करेगा अंदर, ठीक है? इसलिए दूसरा आप सुने होंगे, कोई कोई दवा ये कहता है कि पानी में घोल के पी लीजिएगा। कारण क्या है? काफी कंसंट्रेटेड होता है। आपका इतना बड़ा अगर टैबलेट है, उसमें काम का चीज है ना माइक्रोग्राम में रहता है, बाकी सब फिलर होता है जो उसके इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। हर जगह सॉल्यूशन है, हर जगह सॉल्यूशन है, हर जगह सरफेस केमिस्ट्री है। आप सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे सस्पेंशन, हर जगह ये है। बस वही डाइल्यूटेड पार्ट हम लोग खाते हैं और हम लोग बोलते हैं हाँ दवा खा लिए हैं, पूरा का पूरा अंदर में गया है वो सब केमिकल्स, अब काम करेगा, ठीक है। वो सब इसके इफेक्ट को कम करता है, ठीक है? जैसे आपको कोई बोल दे कि 1 चम्मच नमक जो है ना खा जाओ, पॉसिबल नहीं है भाई। और कोई आपको ये बोला कि देखो हम 1 किलो आटा में 1 चम्मच नमक डाल दिए हैं, तो क्या तुम अब इसमें से खा पाओगे? आप बोलेंगे हाँ हम खा जाएंगे, रोटी बना के दो हम खा जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जो आटा मिला ना नमक में, वो उसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द डाइल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। आवाज कर रहा है, डाइल्यूशन प्रोसेस। और यही डाइल्यूशन प्रोसेस हर जगह होता रहता है, आयोडीन के साथ भी होता है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड होता है ऑरेंज कलर का, रेडिश ऑरेंज होता है एक्चुअल में, ठीक है। फिर आयोडीन एसिटाइन जो है ये सॉलिड होता है, ऑलरेडी पता। सब कैसा होता है? नॉन मेटालिक होता है, सब का सब नॉन मेटालिक होता है, ठीक है। नॉन मेटल से ऑब्वियस सी बात है, पी ब्लॉक में मेटल नहीं होता है जनरल तौर पे। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता जाएगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अच्छा, आयोडीन हैज मेटालिक लस्टर, हम आपको बोले ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखेगा, उसको अगर एंगल पे लीजिएगा तो वो थोड़ा सा चमकेगा भी, ठीक है। वो क्या करता है? डिफ्रैक्ट कर देता है ना उसको, लाइट को, ठीक है। रिफ्रैक्ट भी करता है, डिफ्रैक्ट भी करता है, दोनों। ऑन हीटिंग एंड इट शोज सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। देखिए ये क्या है? सब्लिमेशन। अगर आप नमक को हीट कर देते हैं, उसमें से आयोडीन उड़ जाएगा। और हीटेड नमक जो होता है ना, वो कभी भी उसके लिए हार्मफुल नहीं होता जिसको कि नहीं होता है ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है। वो भुना हुआ नमक, वो जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसके लिए कभी हार्मफुल नहीं होता है। मगर कच्चा नमक उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है। डॉक्टर बोलता है कच्चा नमक मत खाइएगा, अगर ब्लड प्रेशर हाई है डॉक्टर बोलता है कच्चा नमक मत खाइएगा, इसी कारण से। तो कच्चा नहीं खाएंगे तो कैसे खाएंगे? पका के खाइए, मतलब थोड़ा गर्म करके खाइए, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बात हम आपसे कर लेना